हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम आयाज समो है। मैं फिजियोलॉजी का टीचर हूँ। यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसको हम पेनक्रियाज कहते हैं। तो पेनक्रियाज जो है वो बहुत ही अहम ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें से बहुत सारी सीक्रीशंस जो है वो रिलीज होती हैं। तो आज हम शुरू करते हैं पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज का बेसिकली आप यहाँ भी फिगर देख रहे हैं ये। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। हेड होता है, फिर बॉडी होती है और फिर टेल होता है। तो इसकी अगर हम एनाटॉमी करें तो उस एनाटॉमी में यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये इसकी एनाटॉमी है। ये ऑर्गन जो है वो 5 से 6 इंच जो है वो लेंथ में होता है। इसकी लेंथ जो है वो 5 से 6 इंच होती है और उसकी विड्थ जो होती है वो विड्थ होती है इसकी 2.5 इंचेस ये विड्थ होती है इसकी। और ये रेट्रोपेरिटोनल होता है। रेट्रोपेरिटोनल का मतलब क्या होता है कि ये ऑर्गन्स जो हैं, ऐसे ऑर्गन्स जो हैं ये फिक्स्ड होते हैं, मूवेबल फॉर्म में नहीं होते। और ऐसे ऑर्गन्स जो हैं वो पेरिटोनल कैविटी के आउटसाइड होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे ऑर्गन कौन कौन से हैं? एक तो ड्यूडिनम है, फिर पेनक्रियाज हैं, किडनीज हैं, और असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलान्स होते हैं, और प्लस में कोलान्स होते हैं। और अगर हम बात करें इंटर पेरिटोनल की, तो इंटर पेरिटोनल का मतलब क्या है? वो ऑर्गन्स जो मूव हो सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारा इसोफेगस जो है वो मूव हो सकता है, और प्लस में हमारा जो है वो स्टमक जो है वो मूव हो सकता है, जिजिनम मूव हो सकता है, सीकम मूव हो सकता है। तो रेट्रोपेरिटोनल मींस वो ऑर्गन्स जो रेट्रोपेरिटोनल मींस वो ऑर्गन्स जो इमूवेबल हो, और इंटरपेरिटोनल मींस वो ऑर्गन्स जो मूवेबल हो। तो पेनक्रियाज की साइज जो है वो 5 से 6 इंच है लेंथ में, और इसकी विड्थ जो है 2 to 5 इंच विड्थ है इसकी। और अगर हम आगे चलें तो एनाटॉमी को कंटिन्यू करें तो यहाँ पर आपको ये पेनक्रियाज, इसमें जो हमारा ड्यूडिनम है, ये जो ड्यूडिनम है इसके साथ ये फिक्स नजर आएगा। ये यहाँ पर ये फिक्स एक स्ट्रक्चर है जिसे हम पेनक्रियाज कहते हैं। ये हमारे पेनक्रियाज है। अब इस पेनक्रियाज को अगर हम इसके 3 हिस्से बनाएं तो क्या बनेगा? ये इसका हेड बनेगा, जैसे कि ये हेड है। उसके बाद ये इसकी बॉडी बनेगी, ये इसकी बॉडी है, और ये इसका टेल है। ठीक है। तो ये पेनक्रियाज जो है, इसके अगर हम और स्ट्रक्चर्स को देखें तो इसके बीच में ये स्ट्रक्चर आता है जिसे हम, एक नाली सी होती है जिसे हम डक्ट कहते हैं। तो उसको हम पेनक्रिएटिक डक्ट कहते हैं, या इसको आप डक्ट ऑफ विरसंग कहते हैं, विरसंग भी कर सकते हैं आप। उसके बाद इसमें एक और डक्ट आती है जिसे हम असेसरी डक्ट कहते हैं, और वो उसको हम डक्ट ऑफ सेंटोरिनी भी कहते हैं, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। तो ये जो पेनक्रिएटिक डक्ट है या असेसरी डक्ट है, ये आके जो है हेपाटोपेनक्रिएटिक एम्पुला के साथ बनाती है, जिसे एम्पुलम बनाती है, जिसे हम हेपाटोपेनक्रिएटिक एम्पुला कहते हैं। ये कहाँ से आती है? क्योंकि यहाँ से हेपेटिक पोर्टल डक्ट भी आती है, वो हेपेटिक डक्ट भी आती है, क्योंकि लिवर से भी कुछ सिक्रीशंस जो हैं, जैसे कि बाइल हो गया या कुछ एंजाइम्स हो गए, तो वो आके जो है वो यहाँ पर इस यहाँ पर फूड यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इस डक्ट को हम हेपेटोएम्पुला डक्ट कहते हैं। और इसको हम यूनिकेट प्रोसेस कहते हैं। ये कॉमन बाइल डक्ट है। बाइल जो है वो यहाँ से आती है। ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर में भी 3 पोर्शन होते हैं, जिसको लेग कहते हैं, बॉडी कहते हैं, फंदस कहते हैं। राइट। तो पेनक्रियाज जो है उसके उसका उसकी इस ये वाली जो डक्ट वाला पोर्शन है, इसको हम अगर फॉर एग्जांपल और इनलार्ज करते हैं तो क्या होगा? हमें देखने में आएगा कि ये जो है वो हमारी हेपाटोपेनक्रिएटिक एम्पुला बनाती है। ये एम्पुला मतलब कनेक्टिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर हेपाटिक वेन और पेनक्रिएटिक वेन मिलती हैं दोनों। तो इस हिस्से को जहाँ पर वो मिलती हैं उसको कहेंगे हेपाटोपेनक्रिएटिक। हेपाटो मीन्स हेपाटिक डक्ट, पेनक्रिएटिक मीन्स पेनक्रिएटिक डक्ट। उसको जहाँ जो मीटिंग पॉइंट होती है उसे हम कहते हैं हेपाटोपेनक्रिएटिक एम्पुला। और ये जो है वो म्यूकोजल लेयर है ड्यूडिनम की,
और ये जो है वो जहाँ पर ये जो मिलते हैं स्पिंटर जो है हेपाटो पेनक्रियाटिक एम्पुला का, उसको हम स्पिंटर ऑफ ओडी भी कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं मेजर ड्यूडेनल प्ला। और ये जो है पेनक्रियाटिक डक्ट है और इसको हम ये कॉमन बाइल डक्ट है, ठीक है। तो ये बेसिकली है एनाटॉमिक ओवरव्यू ऑफ द पेनक्रियाटिक पार्ट्स, राइट। तो इसमें याद रखने वाली बात है कि ये हेपाटोपेनक्रियाटिक एम्पुला क्या है, पेनक्रियाटिक डक्ट क्या है, पेनक्रिया जो है अपना वो कहाँ पर जो आके मिलती हैं, और स्फिंक्टर्स जो है उनका काम क्या है, राइट। और पेनक्रियाटिक डक्ट का काम क्या है। पेनक्रियाटिक डक्ट का काम है कि जो पेनक्रियाटिक सीक्रेशंस आती हैं, पेनक्रिया जो भी एक्सोक्राइन सीक्रेशंस या एंडोक्राइन सीक्रेशंस करती हैं, वो आके ड्यूडेनम में मिल जाए, राइट। ओके, अब आगे चलते हैं। पेनक्रियाटिक जो पेनक्रियाज का अगर हम हिस्टोलॉजिकल जायजा लें तो उसमें पेनक्रियाज में तकरीबन ये जो एक्सोक्राइन सेल्स होते हैं ये होते हैं 99%। 99% जो पेनक्रियाज में सेल्स होते हैं वो एक्सोक्राइन सेल्स होते हैं, और सिर्फ 1% जो होते हैं वो जो हैं वो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, जिसे हम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं, और इनको एक्सोक्राइन सेल्स को हम जो है वो एसिनर सेल्स भी कहते हैं। तो ये जो हैं हमारे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, बाकी सारे सेल्स जो हैं हम एसिनर सेल्स कहते हैं उनको। तो एंडोक्राइन जो एक्सोक्राइन एसिनर सेल्स हैं वो लार्जली हमें हेल्प करते हैं डाइजेशन में। तो क्यों हेल्प करते हैं? क्योंकि डाइजेशन का मतलब है द ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। तो उसके लिए हमें क्या दरकार होंगे? उसके लिए हमें दरकार होते हैं एंजाइम्स। क्या दरकार होते हैं? एंजाइम्स। तो वो एंजाइम्स जो हैं वो एक्सोक्राइन पार्ट से इन सेल्स से रिलीज होते हैं। तो वो कौन कौन से एंजाइम्स, इससे जो सीक्रेशन सारी जो होती है उसको हम पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। तो पेनक्रियाटिक जूस की कंपोजिशन क्या है, पेनक्रियाटिक जूस में कौन से एंजाइम्स आते हैं, उसको हम अगर जायजा लें तो उसमें जो है, और जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ सेल्स जो हैं वो 99% होते हैं। वो एक दिन में जो है वो 1 से 1.5 लीटर यानी 200 ml से 1500 ml एक्सोक्राइन जूस जो है वो खारिज करते हैं, और उसकी पीएच जो है वो 7.1 है तो 8.2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पीएच स्लाइटली अल्कलाइन है, टुवर्ड्स बेसिक साइड है। तो अल्कलाइन क्यों होती है? कोई एनी आइडिया? डू यू हैव एन आइडिया कि ये अल्कलाइन पीएच इसकी क्यों होती है? ये अल्कलाइन सब्सटेंसेस जो है वो इसलिए खारिज करता है क्योंकि जो स्टमक में डाइजेशन हो रही है वहां पर जो गैस्ट्रिक जूस है वो हाईली एसिडिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये पीएच एसिडिक पीएच इसलिए होती है क्योंकि हमें पेनक्रियास जो प्रोटीन है उनको डाइजेस्ट करना होता है, इसलिए हाईली एसिडिक होती है। तो वो एसिडिक जब अगर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी तो उस पर जो एंजाइम्स हैं वो काम नहीं करेंगे, वो इनएक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि एंजाइम्स को जो है वो जो फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं वो पीएच करती है, टेम्परेचर करता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स करते हैं, इसलिए पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो पीएच को मेंटेन करने के लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम्स चाहिए उनको जितनी पीएच चाहिए उस पीएच को जो है वो, क्योंकि वो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस आया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो पेनक्रियाज हैं वो पेनक्रियास सीक्रेट करते हैं अपना पेनक्रियाटिक जूस, जिसकी पीएच जो है वो 7.1 से 8.2 है। होप इट वुड बी क्लियर। ओके, तो पेनक्रियाटिक जूस जो है बेसिकली वो क्या होता है, उसमें 99.5% जो है वो उसका कंटेंट जो है वो वाटर होता है। सॉलिड्स जो होते हैं उसमें 0.5% सॉलिड्स होते हैं, और सॉलिड्स को अगर हम डिवाइड करें तो वो सॉलिड्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में जो है वो आ जाते हैं, सोडियम आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, बाइकार्बोनेट आ जाते हैं, क्लोराइड आ जाता है, फॉस्फेट आ जाता है और सल्फेट आ जाता है। तो दे कंट्रीब्यूट्स इन द जो है वो मेंटेन द पीएच, क्योंकि ये साल्ट्स हैं तो ये जो है वो पीएच को मेंटेन करते हैं। और अगर हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करें तो उसमें
एंजाइम्स आ जाते हैं और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आ जाते हैं, जैसे अल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन भी यहाँ से सीक्रेट होता है। तो एंजाइम्स में कौन कौन से सीक्रेट होते हैं? बेसिकली एंजाइम्स जो सीक्रेट होते हैं, एक होते हैं प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है, दूसरे होते हैं लिपोलाइटिक एंजाइम्स, और तीसरे होते हैं अमाइलोलाइटिक एंजाइम्स। तो अमाइलेज जो है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, जो वो ब्रेक डाउन करता है अपना कार्बोहाइड्रेट को। प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स जो हैं, दे आर रिस्पांसिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन्स, और लिपोलाइटिक एंजाइम्स जो हैं वो लाइपेज को और जो है वो जो ट्राइग्लिसराइड वगैरह हैं उनको जो है वो उनका ब्रेक डाउन कराते हैं। अब प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स जो हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, कार्बोऑक्सीपेप्टिडेजेस है, फिर न्यूक्लियोजेज है, ठीक है, इलास्टेजेस है और कोलाजिनेजेस है। न्यूक्लियोजेज में आरएनएज होता है, डीएनएज होता है और इलास्टेज। अब ये प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स जो हैं ये पेनक्रियाज में एक्टिव फॉर्म में नहीं होते, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन जो है वो ट्रिप्सिनोजिन के फॉर्म में होता है, और काइमोट्रिप्सिन जो है वो काइमोट्रिप्सिनोजिन के फॉर्म में होता है, और कार्बोऑक्सीपेप्टिडेज जो है वो प्रोकार्बोऑक्सीपेप्टिडेज के फॉर्म में होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये जो तीन ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोऑक्सीपेप्टिडेज एक्टिव फॉर्म में होंगे तो पेनक्रियाज के जो प्रोटीन्स है उन सबको जो है वो उनका ब्रेक डाउन कर लेंगे। इसलिए ये पेनक्रियाज से जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में जो है वो सीक्रेट होते हैं, और इनको एक्टिवेट करने के लिए जब इनएक्टिवेट फॉर्म में होते हैं तो ये ट्रिप्सिनोजिन और काइमोट्रिप्सिनोजिन और प्रोकार्बोऑक्सीपेप्टिडेज पेनक्रियाज रिलीज करके, जब मैं आपको यहाँ से फिगर बताता हूँ, ये रिलीज करके जब ये यहाँ पर जुडिनम में आएंगे तो जुडिनम या स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में आएंगे तो वहां पर जो है वो सेल्स होते हैं जो माइक्रोविलाइज होते हैं या ब्रुश बॉर्डर एंजाइम्स होते हैं। एक ब्रुश बॉर्डर एंजाइम रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं एंटीरोकाइनेज। क्या कहते हैं? एंटीरोकाइनेज। तो एंटीरोकाइनेज जो है एंजाइम क्या करता है, ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, और काइमोट्रिप्सिनोजिन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, और कार्बोऑक्सीपेप्टिडेज को प्रोकार्बोऑक्सीडेज पेप्टाइड को कार्बोऑक्सीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो न्यूक्लियस का जो एंजाइम है उसको वो डीएनए और आरएनए का ब्रेकडाउन करता है। इलास्टेज जो है वो इलास्टिन का जो है वो ब्रेकडाउन करता है, और कोलाजिनेज जो है वो कोलाजन फाइबर का ब्रेकडाउन करता है। और लिपोलाइटिक एंजाइम्स में जो है वो पेनक्रियाटिक लाइपेज है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर हाइड्रोलाइज है, और फास्फोलाइपेज ए है, फास्फोलाइपेज बी है, और कोलिपेज है, और बाइल एक्टिवेटेड साल्ट लाइपेज है। तो ये जो है वो पेनक्रियाटिक जूस की जो कंपोजिशन है बेसिकली 95% वाटर होता है और 0.5% सॉलिड्स होते हैं, और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ये जो है वो पीएच को मेंटेन करने में जो है वो काम आते हैं। बाकी जो है वो ये एंजाइम्स होते हैं, और एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जो है वो लिपिड्स का ब्रेक डाउन कराते हैं, ठीक है। और ये प्रोटीन एडिशनल प्रोटीन्स होते हैं, अल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है। ओके, अब अगर हम इसका, ये तो हो गया एक्सोक्राइन पार्ट, या जिसको हम एसिनर सेल्स कहते हैं। अगर इसका हम एंडोक्राइन सेल्स का जायजा लें तो वो उनको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं, और वो 1% होते हैं। उन सेल्स में के कौन कौन से टाइप हैं? अल्फा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं, डेल्टा सेल्स होते हैं, और पी सेल्स होते हैं, और ई सेल्स होते हैं। तो इनमें जो है वो याद रखने वाली बातें जो है वो मेजरली दो हार्मोन्स होते हैं जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं। एक अल्फा सेल्स जो है वो ग्लूकागॉन रिलीज करता है, और ग्लूकागॉन का काम क्या है? ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए तो उसे ग्लूकोज इंक्रीज करता है। और बीटा सेल्स जो है वो ब्लड में अगर ग्लूकोज की लेवल ज्यादा हो जाए तो उसे कम करता है। तो ये इंसुलिन का फंक्शन है। बीटा सेल्स सीक्रेट इंसुलिन व्हिच लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल, और अल्फा सेल्स रिलीज ग्लूकागॉन व्हिच रेजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अभी बहुत ज्यादा मीठा खाया है तो आपके ब्लड में जो है वो अगर जो है वो जाहिर है ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, तो ग्लूकोज लेवल को कम करने में या मेंटेन करने में, उसको नॉर्मल करने में आपको बहुत ज्यादा इंसुलिन दरकार होगा, जो पेनक्रियाज के बीटा सेल्स में रिलीज होगा।
अगर आपको भूख लगी है और आपको ग्लूकोज चाहिए और आपके पास खाने के लिए भी नहीं है, तो अल्फा सेल्स क्या करेंगे, वो लिवर से अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन रिलीज करेंगे जो जाके लिवर पे एक्ट होंगे, और लिवर जो है आपके प्रोटीन से ग्लूकोज बनाएगा और आपके फास्फोरेट्स या लिपिड से जो है वो लिपिड से ग्लूकोज बनाएगा। पहले तो ग्लूकोज जो होगा स्टोर फॉर्म में तो उसको ब्रेक डाउन करेगा, जैसे ग्लाइकोजन है वगैरह वगैरह, ठीक है। और डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेरोन रिलीज होता है जो इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन को, और ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी से रिलीज होता है उसको। पीपी सेल जो है वो पेनक्रियाटिक पेप्टाइड है जो रेगुलेट करता है डाइजेस्टिव सीक्रेशन और मोटिलिटी को, और इसको जो है वो ऑक्सीजनेटिक ई सेल्स जो है वो ग्रेलिन हार्मोन रिलीज करते हैं जो जिसका इफेक्ट ऑक्सीजनेटिक होता है, ठीक है। तो इसका जो ये जो है वो एक्सोक्राइन वाली है, ये मिस्टेक से यहाँ पर आ गई है। एक्सोक्राइन पार्ट से जो है इतना पेनक्रियाटिक जूस की डेफिनेशन है। ओके ओके, सो अब पेनक्रियाटिक जूस जो है उसमें जो एंजाइम्स होते हैं जैसे पेनक्रियाटिक अमाइलेज हो गया, ठीक है, ट्रिप्सिन हो गया, और काइमोट्रिप्सिन हो गया, इलास्टेस हो गया, और कार्बोऑक्सीपेप्टिडेज हो गया, पेनक्रियाटिक लाइपेज हो गया, न्यूक्लियसेस हो गया। तो ट्रिप्सिन जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिनोजेनेज बाय एंटीरोकाइनेज, ठीक है। एंटीरोकाइनेज जो है वो ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करेगा, ट्रिप्सिनोजिन वाला जो फॉर्म है उसे एक्टिवेट कर देगा ट्रिप्सिन में। फिर ट्रिप्सिन क्या करेगा, वो काइमोट्रिप्सिनोजिन को काइमोट्रिप्सिन में एक्टिवेट कर देगा। फिर इलास्टेस जो है वो उसको प्रोइलास्टेस का फॉर्म है, इलास्टेस एक्टिवेटेड फॉर्म इलास्टेस है, वो ट्रिप्सिन करेगा। और कार्बोऑक्सीपेप्टिडेज जो है वो प्रो कार्बोऑक्सीडेज का एक्टिव फॉर्म है, उससे भी ट्रिप्सिन करेगा। तो ट्रिप्सिन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्टिवेट द सारे जो काइमोट्रिप्सिन, इलास्टेज और कार्बोऑक्सीपेप्टिडेज जो है उनको ये एक्टिव फॉर्म है, और ये ट्रिप्सिन इनको एक्टिवेट कराता है। और ट्रिप्सिन खुद को जो है वो एंटीरोकाइनेज एंजाइम जो है वो उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सारे जो है वो कहाँ से रिलीज होते हैं, पेनक्रियाटिक एसिनर सेल से रिलीज होते हैं। और पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो है वो स्टार्च पे एक्ट होता है जो जो है वो माल्टोज को डाइसेचराइड में कन्वर्ट करता है, और माल्टो ट्रायोज को ट्राइसेचराइड में कन्वर्ट कर देता है, अल्फा डेक्स्ट्रिन पे रिलीज करता है। और ये जो है 3 4 हाँ, ये जो है वो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स जो है वो पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसके बाद ये जो है लाइपेज है, तो ये ट्राइग्लिसराइड और फैट पे जो है वो एक्ट करता है और उनको फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो है वो न्यूक्लियसेस है, और न्यूक्लियसेस जो है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीजन राइबोन्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये पेनक्रियाटिक जूस में के जो एंजाइम्स हैं उसमें काम आता है। अब इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा एंडोक्राइन पार्ट है उसमें अगर गड़बड़ हो जाती है तो एक बहुत बड़ी मेजर डिजीज होती है, जैसे कि इंडिया में उसकी प्रेवलेंस जो है वो बहुत हाई है, 40% है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं वो उस बीमारी का शिकार हैं, और पूरी वर्ल्ड जो है उसको फेस कर रहे हैं। उसकी वजह से ओबेसिटी भी होती है, उसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी होती हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जो एंडोक्राइन पार्ट है पेनक्रियास का, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वो कौन सा होता है? पेनक्रियास का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पेनक्रियास के जो 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 एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जो रिलीज करते हैं इंसुलिन। जो फॉर एग्जांपल इंसुलिन को कौन से सेल्स रिलीज करते हैं? बीटा सेल्स जो हैं पेनक्रियास के, बीटा सेल्स जो हैं वो इंसुलिन सीक्रेट करते हैं। अगर बीटा सेल्स डैमेज हो जाते हैं या किसी वजह से वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो इससे क्या होगा कि जो इंसुलिन का रिक्वायर अमाउंट होता है, चाहिए होता है, जो ग्लूकोज को जो है ब्लड से जो है वो ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को कम करे, वो नहीं कर पाता क्योंकि इंसुलिन है ही नहीं। तो इसलिए क्या होगा कि वो मसल जो है हमारी
या जो ऑर्गन्स होते हैं वो अनेबल होते हैं ग्लूकोज को यूज करने में ड्यू टू लो इंसुलिन। तो इससे हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज। और उसमें जो है वो ग्लाइकोजन और प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो जाता है और उससे एसिडोसिस हो सकता है। ये टाइप 1 डायबिटीज है। और टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है? टाइप 2 डायबिटीज जो है वो देखिए पेनक्रियास के जो बीटा सेल्स हैं वो इनफ इंसुलिन सीक्रेट कर रहे हैं, लेकिन वो ब्लड में भी जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे मसल सेल्स हैं उनके जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं वो इंसुलिन को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो उससे उससे इंसुलिन रेजिस्टेंट, उनको वो इंसुलिन को रेजिस्ट कर रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज। तो इससे इससे जो है वो ओबेसिटी भी हो सकती है, ये इनहेरिटेंस फैक्टर भी जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और ये सारे चीजें जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को जो है वो जन्म देती हैं। तो होपफुली ये लेक्चर आपका क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ताकि वो भी और इस जो मेरा लेक्चर था उसमें जो फिगर्स या मटेरियल यूज़ हुआ है वो गूगल, विकिपीडिया, हेल्थलाइन, पबमेड और यूट्यूब से लिया गया है। और जिस बुक को हमने रेफर किया है वो है फिजियोलॉजी एनाटॉमी बाय जेराल्ड जी टार्टोरा एंड ब्रायन डायरेक्सन। उसका 14th एडिशन है। और मेडिकल फिजियोलॉजी बाय गाइटन एंड हॉल। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।